हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक। इससे पहले के सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से वो सारे प्लेलिस्ट या वीडियोस देख सकते हो। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल अकबरनामा और बादशाहनामा का जो मैन्यूस्क्रिप्ट हमने पढ़ा है। तो बादशाहनामा किसका था और अकबरनामा किसका था? तो अकबरनामा था, नामा मतलब क्रॉनिकल, तो अकबरनामा किसका क्रॉनिकल था? अकबर का। अब जानते हैं कि उसमें क्या क्या था। ये सब सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, स्पेशली जो अकबरनामा था, वो फुल या डबल पेज पेंटिंग्स होता था। अब आप पूछोगे ये डबल पेज पेंटिंग क्या होता है? फुल पेज पेंटिंग तो आप समझ गए कि ये पूरे पेज में क्या होगा, पेंटिंग होगा। डबल पेज पेंटिंग मतलब कि कोई कोई पेंटिंग, जैसे अगर आपने फेरी टेल्स की बुक पढ़े होंगे छोटे में, तो यहाँ से पेंटिंग इस पेज से शुरू होकर पूरा ये इस पेज तक कवर करता था। बहुत सुंदर सीनरी होते थे, पेज भी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। तो वो होता है डबल पेज पेंटिंग। तो कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में या तो फुल पेज पेंटिंग होता था या डबल पेज पेंटिंग होता था। और जब मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिपेयर किया जाता था तो साइड साइड में स्पेस छोड़ दिया जाता था ताकि उस पर पिक्चर ड्रॉ किया जाए, छोटे छोटे पिक्चर, ताकि वो क्लियर विजन मिले। अब आते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या डिपिक्ट किया जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या डिपिक्ट होता था? एवरेज पेज जो होता था वो 150 के लगभग होता था। उसमें कोई भी जो बैटल किंग ने या जो एम्परर ने लड़ा हो, हंस, सीजेस मतलब अगर कैप्चर, जैसे आपने विजयनगर एम्पायर में पढ़ा था ना, सीज कर लिया जाता था ताकि कोई भी इन्वेजन हो तो वो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसका एग्रीकल्चरल लैंड उसी के फोर्टिफिकेशन के अंदर होता था। फिर कोर्ट सीन्स, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास में क्या हो रहा है, वो सब चीजें। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जैसे आप आगे पढ़ोगे कि शाहजहां की जो बेटी थी जहान आरा और रोशन आरा, वो लोग कैसे बाकी कॉमर्स में भी इंडल्ज हुई थी। या फिर जो जहान आरा थी वो कैसे बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स क्रिएट की थी, जैसे कि कैरावन सिराय की थी, फिर चांदनी चौक डिजाइन की थी। या फिर आप बोल सकते हो कि शाहजहां के टाइम पे बहुत सारा चीज हुआ था। तो ये सब चीजों को हमने डिपिक्ट किया है, किसके थ्रू? क्रॉनिकल्स के थ्रू ही किया है, या मैन्यूस्क्रिप्ट आप बोल सकते हो। मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हाथ से लिखा हुआ था। और क्रॉनिकल्स क्यों? क्योंकि वो डेट वाइज होता था। तो क्रॉनिकल्स का जो हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पे हो रहा है डेट को सिंबलाइज करने के लिए, क्योंकि इवेंट्स पूरे डेट के हिसाब से रिकॉर्ड थे। और जो हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं वो हाथ से लिखा जाता था सारा चीज, इसलिए वो मैन्यूस्क्रिप्ट। अब आते हैं अकबरनामा के बारे में। अकबरनामा के राइटर कौन थे? अबू फजल। जैसे आपने मैन्यूस्क्रिप्ट जो पढ़ा था तो मैंने उसी टाइम बताया था कि कोर्ट हिस्टोरियंस जनरली लिखते थे और ये सिंबलाइज करते थे कि एम्परर का ही रूल है, सारा चीज एम्परर से कनेक्टेड है, इसलिए जो नाम होता था बुक का वो एम्परर से होता था। तो अबू फजल ने लिखा है। अबू फजल बहुत फेमस थे, ये आगरा में बड़े हुए और इनका जो कमांड था लैंग्वेज के ऊपर वो बहुत बहुत अच्छा था। इनका जो लैंग्वेज था वो बहुत क्लियर होता था, मतलब समझ में आ रहा था कि क्या बोलना चाहते हैं, बहुत क्लैरिटी था। और इनका रिदम में होता था कोई चीज, जैसे कि कोई चीज बता रहे हैं, अगर मैं किसी अकबरनामा के बारे में बता रही हूँ, अकबरनामा को बताते बताते मैं बादशाहनामा पे नहीं जाऊंगी, पहले मैं अकबरनामा को कंप्लीट करूंगी। तो एक रिदम फॉलो कर रही हूँ, एक टोन फॉलो कर रही हूँ, लिखने का एक होता है ना, एक स्टाइल, वो फॉलो करते थे। ये आगरा में पले बड़े और इनका कमांड था अरबिक, पर्शियन और ग्रीक लैंग्वेज पे। और ये सूफिज्म को फॉलो करते थे। सूफिज्म मतलब ऐसा कोई ऑर्थोडॉक्स, सूफिज्म मतलब होता है कि जैसे ऑर्थोडॉक्स लोगों से अलग होते हैं वो लोग भगवान को अपने हिसाब से देखते हैं कि भगवान कौन है, क्या है, जो बुक में लिखा रहता है उसके हिसाब से नहीं। वो पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके लिए भगवान का क्या इंपॉर्टेंस है, भगवान कौन है, उसके बेसिस पे वो जज करते हैं भगवान को, मतलब जज इन द सेंस कि उसके अकॉर्डिंग वो भगवान को मानते हैं। ये फोर्सफुल डिबेटर थे और इंडिपेंडेंट थिंकर थे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट थिंकर इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये सूफिज्म को फॉलो करते थे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिसाइड करते थे कि इनको किसको मानना है, किसको नहीं मानना है। इंडिपेंडेंट थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या सोच रहा है। फोर्सफुल डिबेटर इसलिए क्योंकि अपने आइडिया को बहुत अच्छे से रख पाते थे, बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते थे, जैसे आपने पढ़ा कि इनके विजन में बहुत क्लैरिटी था। तीसरा, ये एडवाइजर भी थे और स्पोक्स पर्सन थे बहुत सारे पॉलिसीज के लिए। किसके पॉलिसीज के लिए? एम्परर के पॉलिसीज के लिए। अब आप पूछोगे कि स्पोक्स पर्सन क्या होता है? स्पोक्स पर्सन मतलब जैसे कि मेन रिप्रेजेंटेटिव आप बोल सकते हो। तो एडवाइजर थे, अगर किसी को, जैसे अकबर को कुछ एडवाइस चाहिए होता था रिलीजन के स्पेसिफिक, ये कंटेक्स्ट जो होगा वो रिलीजन के स्पेसिफिक होगा। तो अगर उसको कुछ एडवाइस चाहिए होता था कि हाँ ये मंदिर बनना चाहिए, ये मस्जिद बनना चाहिए, या फिर कहाँ बनना चाहिए, किसको बनना चाहिए, अगर पिलग्रिमेज टैक्स अबॉलिश करना तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए टैक्स, तो ये सब रिलेटेड अगर कुछ भी थोड़ा सा होता था एडवाइस लेने के लिए तो वो अबू फजल से ले लेते थे। तो अबू फजल एडवाइजर और स्पोक्स पर्सन भी थे अकबर के, उसके पॉलिसीज के लिए। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या था। जो मेन एम्परर होता था उसका बस ये ऑब्जेक्टिव होता था कि उसकी जो पब्लिक है वो खुश रहे। वो खुश कैसे रहेगी? क्योंकि एक नॉर्मल कैटेगरी के पब्लिक उस टाइम पे नहीं होते थे। जैसे अगर आप मुस्लिम एम्परर हो तो आपको सिर्फ मुस्लिम कैटेगरी के लोग नहीं होते थे, सिर्फ मुस्लिम कैटेगरी के लोग ही नहीं होते थे, हिंदूज भी होते थे, सिख्स भी होते थे, पारसीज भी होते थे,
ज़ोरास्ट्रियन भी होते थे, तो ये इतने सारे पॉपुलेशन को एक साथ लेके कैसे चला जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव होता था बस उसका कि कैसे भी हम लोग को एक अच्छा रूल बनाए और उसमें ऑर्थोडॉक्स को कम किया जाए। क्योंकि ऑर्थोडॉक्स अगर जैसे अगर अकबर ने टैक्स अबॉलिश किया था, पिलग्रिमेज और जीजिया, अगर वो अबॉलिश नहीं करता तो शायद वो उतना रूल नहीं कर पाता अच्छे से, या फिर उसका एम्पायर उतना एक्सपैंड नहीं करता, उतना कंसोलिडेट नहीं होता। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ों से अलग होके क्लियर विजन देना, अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे जज करना, तो एक ही अकबर का बहुत प्लस पॉइंट था उसके रूल का। फिर आते हैं कि अकबरनामा लिखना। अकबरनामा के बारे में डिटेल जानते हैं। मैंने हम लोगों ने उसके राइटर का नाम पढ़ लिया, हमने अकबर के बारे में थोड़ा सा जान लिया, या फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो जान लिया। अब आते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ अकबरनामा। अकबरनामा लिखना शुरू किया था अबू फजल ने 1589 में। टोटली इन्होंने जो साल अपना बिताया इस अकबरनामा को कंप्लीट करने में, वो 13 ईयर्स बिताया। 1602 में वो डेथ हो गई थी उनकी। कैसे डेथ हुई थी वो आगे देखते हैं। तो ये चीज जो अकबरनामा होता था वो बहुत सारे फैक्ट या सोर्सेस पे बेस्ड होता है। अगर मैं कोई बुक लिख रही हूँ, जैसे मैं अगर कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाती हूँ, तो हम लोग वहां से लिखते हैं ना कि हमने रेफर्ड किस किस वेबसाइट को किया है, या फिर रेफर्ड किस किस बुक को किया है बिब्लियोग्राफी में। तो हम लोग जब वो वेबसाइट और बुक लिखते हैं तो हमारा कुछ सोर्स होता है वो लिखने का। वैसे ही जब अकबरनामा लिखा जा रहा था तो कुछ सोर्स होगा ना कि जिसके थ्रू वो बुक को लिखा है, क्या सोर्स उसको मिला। तो पहला सोर्स था ओरल टेस्टिमनी। ओरल टेस्टिमनी मतलब जो वो कहानी सुनता था, जो फोक टेल्स होते थे, फोक टेल्स मैंने एग्जाम्पल दिया है ओरल टेस्टिमनी का। इन्होंने जो लिखा था वो मे भी कोई पंडित के बात से सुन के लिखा हो, या कोई उलेमास के बात से सुन के लिखा हो, या फिर कुछ लोग कहते हो कि ऐसा रूल था या ऐसा होता था। अकबर के टाइम पे ही थे दो, लेकिन बाकी की पॉलिसीज या फिर जो भी कि ऐसा इसका इफेक्ट ऐसा है, ये लोगों को प्रोवोक किया या नहीं किया, इंस्टिगेट किया या नहीं किया, तो वो सब बेसिस पे वो ओरल टेस्टिमनी से लिखते थे। नॉलेजेबल पर्सन्स के, स्कॉलर्स जो होते थे, उनसे ये सलाह लेते थे और उसके बेसिस पे जो वो बात बोलते थे, रिटन नहीं होता था ये सब चीजें, वो उनके ओरल टेस्ट मतलब ओरल एविडेंस पे होता था कि वो कहें कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा वो इस पॉलिसी का ये इफेक्ट पड़ा था। वैसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे। जैसे मैं कोई पॉलिसी ड्रॉ कर रही हूँ, तो अगर या फिर पॉलिसी अगर मैं कोई अभी भी अगर कोई पॉलिसी पास होती है, कोई लॉ पास होता है, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है कि ये लॉ है, इसका ये इम्प्लीकेशंस है, कब से वो इफेक्ट में आएगा, तो वो सारा चीज दिया रहता है। तो एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास जो रिजर्व होता है, तो वो डॉक्यूमेंट उस टाइम पे भी होता था जो ये रिजर्व होता था। और रिकॉर्ड ऑफ, और ये होता था जो चीजें हो रही हैं, जैसे कि जैसे हमने डिक्लेयर किया कि आज फिर 26 रिपब्लिक को, 26 जैन को रिपब्लिक डे है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, तो एक चीज हमने, एक इवेंट्स हो रहे हैं, हमने उसे रिकॉर्ड किया, तो वो सब चीजों पे बेस्ड होता था। ये सोर्सेज थे इसके। अब आते हैं ये अलग अलग पार्ट, अकबरनामा अलग अलग पार्ट में डिवाइड था। पहला पार्ट जो था उसको, पहला और सेकंड पार्ट जो था वो क्रॉनिकल बेस्ड था, और थर्ड पार्ट जो था वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर था कि रूल कैसे किया जाता था, कैसे पॉलिसीज इंप्लीमेंट होते थे, या फिर कोई चीज अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने है तो कैसे एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचाया जाता था। तो ये पहला दो पार्ट क्रॉनिकल्स था, और थर्ड पार्ट उसका आईने अकबरी था। आईने का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, अकबरी मीन्स रूल ऑफ द अकबर, तो उसके रूल पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन था उसको देखने के लिए। अब आते हैं फर्स्ट वॉल्यूम में क्या क्या था। पहला जो वॉल्यूम था वो एडम, यानी जब से लाइफ शुरू हुआ है, ऐसा बोला जाता है कि एडम और ईव के टाइम से लाइफ शुरू हुआ है, तो जब से शुरू हुआ है लाइफ उस टाइम से लेके अकबर का 30 साल कवर किया गया पहले पार्ट में। सेकेंड पार्ट में 30 साल से लेके 46 ईयर तक कवर किया गया। थर्ड में जो मैंने आपको बताया कि अबू फजल जो थे, वो जो उनके बेटे थे अकबर के, सलीम, वो उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी प्लान किया अपने दोस्त के साथ, बीर सिंह बुंदेला के साथ, और फिर उसको मार दिया अबू फजल को, और वो आगे थर्ड पार्ट कंटिन्यू नहीं कर पाया। थोड़ा सा लिखा था पर उतना ज्यादा एक्सपैंड करके नहीं लिख पाया, तो 1602 में उसकी डेथ हो गई। अब आते हैं अकबरनामा को। मैंने जैसे कहा कि वो क्रॉनिकल्स और एक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड है, तो क्रॉनिकल्स जो बेस्ड है वो पहला जो पार्ट है वो क्रॉनिकल बेस्ड है, यानी इसको कहते हैं डायक्रॉनिक सेंस। डायक्रॉनिक सेंस मतलब किस चीज में इवेंट्स हो रही हैं पॉलिटिकली, वो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और सिंक्रोनिक पिक्चर होता है कि जैसे सिंपल इवेंट्स हमने क्रॉनिकल्स वाइज नोट किया है, हमने ऐसे ही बताया है जनरल चीजों के बारे में कि सोशल लाइफ कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, पॉलिटिकल लाइफ कैसा, पॉलिटिकल तो यू विल सी अकॉर्डिंग टू द क्रॉनिकल्स, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जोग्राफिकल कंडीशंस कैसे थे, ये सब चीजें, या फिर अकबर का रेप्यूटेशन कैसा था, तो वो सब चीज आप सिंक्रोनिक पिक्चर में डालोगे। ये हो गया हमारा अकबरनामा के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बादशाहनामा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।